Hello student, welcome to Dakshina E-Classroom. We are going to discuss FST 70. Let's start with paper 1. देखिए क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए इस FST में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 1 में क्या पूछा है इन्होंने। पूछा गया है कि सिलेक्ट द रिएक्शन विच विल फेवर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। उस रिएक्शन को देखना है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर करे। और इस टाइप के रिएक्शंस हम लोग शायद GOC2 के अंदर देखे होंगे, जहां पे एक कॉन्सेप्ट जो है सिंगल लाइन कॉन्सेप्ट ये था कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक एसिड को वहां उसके सॉल्ट से रिप्लेस करेगा। क्या मैं बोला हूं? स्ट्रॉन्ग एसिड विल रिप्लेस अ वीक एसिड फ्रॉम इट्स सॉल्ट। जब भी हम लोग इस तरीके का रिएक्शन देखते हैं वो फिजिबल रिएक्शन होता है। तो बस अर्थ है आपको क्या करना होगा, आपको ये आइडिया होना चाहिए कि किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। और उस GOC2 में हम लोग के डिस्कशन का पार्ट बना था कि किसी भी कंपाउंड के लिए हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करेंगे। आइए देखते हैं इसमें ऑप्शन ए में क्या किया है इन्होंने। तो ऑप्शन ए में इन्होंने लिया हुआ है इस OH ग्रुप को। ध्यान रहे ये स्क्वायरिक एसिड नहीं रहे। स्क्वायरिक एसिड किसको बोला जाता था? तो ये जो ग्रुप होता था डबल बॉन्ड अगर मैं यहां पर रख दूं तो स्क्वायरिक एसिड होता था। तो स्क्वायरिक एसिड क्या होता था कि एरोमेटिक सिस्टम होता था और इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ था बहुत हाई होता था, इवन कि पीके वैल्यू निगेटिव में होता था। लेकिन जो कंपाउंड इन्होंने दिया हुआ है ये स्क्वायरिक एसिड नहीं, ठीक है। स्क्वायरिक एसिड रहता तो कहानी कुछ अलग रहती। लेकिन यहाँ पे जब ये कंपाउंड दिया है, क्या किया जा रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में, और इन्होंने रिएक्शन करा के इसको फॉर्म किया है। देखना आप ध्यान से, सॉल्ट फॉर्म किया है सोडियम सॉल्ट, ठीक है। और साथ में बोला गया कि ये फिजिबल होगा कि रिएक्शन नहीं होगा। आप देख लो वो कॉन्सेप्ट निकाल के H2CO3 फॉर्म करेगा और H2CO3 अनस्टेबल है, CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको जस्ट चेक करना है कि इज दिस रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट। कैसे पता किया जाएगा? हम लोग जो है इधर से एक एसिड पकड़ेंगे रिएक्टेंट साइड से और एक एसिड प्रोडक्ट साइड से पकड़ेंगे और दोनों के एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर लेंगे कि इज दिस इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड या दूसरा स्ट्रॉन्गर एसिड है। फिजिबल कौन सा होगा? अगर आपका जो है रिएक्टेंट साइड स्ट्रॉन्गर एसिड लाइज कर रहा है तब वो रिएक्शन फिजिबल होगा। कैसे समझा जा सकता है कि ये स्ट्रॉन्गर एसिड है या नहीं? थोड़ा सा आइडिया मैं दूंगा कि जो अल्कोहल का पीके वैल्यू होता है, पीके वैल्यू 16 to 18 के बीच में होता है, 16, 17, 18 इसी के भी आसपास में वैल्यूज वेरी करता है अल्कोहल के केस में। ये भी नॉर्मली अल्कोहल जैसे ही, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है। डिफरेंस तब आता है जब यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, तब इसका पीके वैल्यू माइनस में भी जा सकता था, -3 वगैरह के आसपास में आता है स्क्वायरिक एसिड का। लेकिन यहाँ पे ये पीके वैल्यू उतना ज्यादा मतलब उतना कम नहीं होगा कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करे। तो यहाँ पे पीके वैल्यू की बात करें तो पीके वैल्यू आता है इसका अराउंड 16, 17 से थोड़ा सा कम आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस CO ग्रुप। यहाँ थोड़ा सा पीके वैल्यू कम हो सकता है 13 हो जाए, 14 हो जाए। जहां तक H2CO3 की बात करें तो इसका पीके वैल्यू आता है 6.7 के आसपास। अब एक आइडिया लगाओ कि जिसका लेस पीके वैल्यू होता है, जस्ट मैं अज्यूम कर लेता हूं नंबर 1 40। आई डोंट नो व्हाट विल बी द पीके एग्जैक्ट पीके वैल्यू, बट 14 अज्यूम कर लेता हूं। तो एक ये वीकर एसिड है, इस साइड में एक स्ट्रॉन्गर एसिड को जनरेट कर रहा है। कभी भी ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। कभी भी पावरफुल आदमी वीकर को हटा देता है, रिप्लेस कर देता है। कहानी यहां पे भी सिमिलर है कि एक स्ट्रॉन्गर एसिड विल रिप्लेस वीकर एसिड फ्रॉम इट्स सॉल्ट, नॉट अदर वे अराउंड। ऐसा नहीं होगा कि एक वीकर एसिड इज गोइंग टू रिप्लेस अ स्ट्रॉन्गर एसिड फ्रॉम इट्स सॉल्ट। इट इज नॉट पॉसिबल, इट विल बी नॉट फिजिबल आई कैन से। तो यहां पे जो है हम लोग को वही कंसीडर करना है। अब क्लियरली देख सकते हो दिस इज द स्ट्रॉन्गर वीकर एसिड एंड दिस इज वन इज स्ट्रॉन्गर एसिड। दिस रिएक्शन इज नॉट गोइंग टू बी फिजिबल। मैं इसको क्रॉस लगा देता हूं, ठीक है। बी देखें तो बी भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें इन्होंने किया क्या है कि इंटरमीडिएट जो एल्काइंस है उसको कन्वर्ट किया इन्होंने टर्मिनल एल्काइन। और ये मेथड वेल नोन मेथड माना जाता है फॉर द कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनल एल्काइन टू टर्मिनल एल्काइन। एक अच्छा मेथड है ये। देखो आप किसके साथ ट्रीट किया है इन्होंने, NaNH2 के साथ में, ठीक है। NaNH2 के साथ हीट किया है और इसको कन्वर्ट कर दिया है किसमें, देखो एक बार मैं इसका मैकेनिज्म बता देता हूं। एक बार जो लोग अभी तक नहीं कंसीडर किए इसको मैकेनिज्म थोड़ा सा आइडिया मैं आपको देना चाहूंगा कि कैसे मैकेनिज्म होगा। अमोनिया जनरेट कर देगा, ठीक है। इसको आप उससे मत कंफ्यूज करना कि हम लोग जब सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया लेते थे या लिथियम इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया यानी कि बर्च रिडक्शन, उसको इस रिएक्शन से कंफ्यूज मत करना, ठीक है। वो रिएक्शन डिफरेंट है, लो टेम्परेचर पर कराया जाता है। इसका रिएक्शन बिल्कुल डिफरेंट होगा। कैसे रिएक्शन होगा वो थोड़ा सा देखते हैं। तो NH2- वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। ये कैसे मुझे पता है? ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। अमोनिया का पीके वैल्यू देख लो, पीके वैल्यू है 35। अगर एक 35 पीके वैल्यू के साथ एज्यूम करो, राइट, HCl का पीके -9 होता है, -7 होता है, HI का पीके -10 होता है। उसके रिस्पेक्ट में देखो कि अमोनिया कितना वीकर एसिड है। तो अगर अमोनिया वीकर एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गर बेस तो होगा।
एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अगर स्ट्रॉन्गर एसिड है तो उसका जो बेस होगा वो वीक बेस होगा, अगर ये आपका वीकर एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गर बेस होगा। तो इस रिएक्शन को समझते हैं होगा क्या कि ये जो NH2 माइनस है, ये वाला जो प्रोटॉन है ना, इसको इजिली एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं यहां से, ये NH2 माइनस, ठीक है, OH माइनस तो नहीं करता लेकिन NH2 माइनस कर सकता है, इसकी काबिलियत है, यहां से ये इसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो ये जनरेट करेगा एनायन को, ठीक है। फटाफट इसको लिखते चलते हैं, CH2 माइनस, ठीक है, समझना इस बात को, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया, एनायन जनरेट किया, ये निगेटिव चार्ज इसके साथ रिलोकलाइज होगा, ये एनायन जनरेट होगा, ये एनायन प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, मैं ड्रॉ कर देता हूं, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2 डाइस फॉर्म में, निगेटिव चार्ज आया और निगेटिव पे जैसे ही गया निगेटिव चार्ज यहाँ पे प्रोटॉन आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट कहानी तो और भी वैसे ही सिमिलर है, अब तो और ज्यादा एसिडिक हो गया ना, पहले तो ये sp3 हाइब्रिडाइज था कार्बन, अब ये sp2 हो गया, इसका तो एसिडिक स्ट्रेंथ तो इस हाइड्रोजन का और ज्यादा बढ़ गया ना, तो ये OH माइनस वंस अगेन सेम कहानी को रिपीट करेगा, तो ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा जो कि एनायन जनरेट करेगा, और ये एनायन कुछ इस तरीके से मुझे दिखेगा, CH डबल बॉन्ड C CH माइनस, ठीक है, वंस अगेन सेम कहानी, ये डिलोकलाइज होगा, ये पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा और ये जनरेट कर देगा क्या CH3C, सॉरी प्रोटॉन, फिर ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। प्रोटॉन का सोर्स क्या हुआ इसमें, अमोनिया है, अमोनिया जो है प्रोटॉन दे सकता है, इस केस में अमोनिया प्रोटॉन दे सकता है, जो फर्दर इसमें जो है रिएक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 माइनस, ठीक है, जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो CH2 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा आपका C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, और यहाँ पे H जुड़ा हुआ है, अभी भी एक H है, ठीक है, टर्मिनल एल्काइन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन चूंकि ये टर्मिनल एल्काइन फर्दर रिएक्ट कर सकता है किसके साथ में, NH2 माइनस बेस के साथ में, और ये जनरेट कर देगा सॉल्ट जो है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, ये सॉल्ट जनरेट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, समझ में आती है बात इतनी। नेक्स्ट देख लो C ऑप्शन, यानी कि ये रिएक्शन क्या सही है, हमसे इनकरेक्ट पूछा हुआ था, यही अभी तक इनकरेक्ट हुआ है, बी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, बी ये फॉर्म करेगा आपका टर्मिनल एल्काइन का सॉल्ट फॉर्म करेगा। नेक्स्ट देखो ETOH मींस एथेनॉल को इन्होंने रिएक्ट कराया NaOH के साथ में, और यहाँ पे जनरेट किया हुआ है इन्होंने सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। अब पूछा है कि इज दिस रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट, क्या मैं बोला कि आप दोनों साइड से सॉल्ट को साइड रखो, सॉल्ट को साइड रखो, दोनों साइड से आप एसिड को उठाओ और उसके पीके वैल्यू को चेक कर लो। तो एल्कोहल की जो पीके वैल्यू होता है ना, वाटर से तो कम होगा, इतना तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो है जो भी इथाइल ग्रुप होगा, जो भी एल्काइल ग्रुप होगा, वो प्लस आई ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ाएगा ना और इसको डीस्टेबलाइज करेगा। अगर डीस्टेबलाइज इसका कॉन्जुगेट बेस हो रहा है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? वीक एसिड। तो इसका पीके वैल्यू भी जो है मेंशन कर देता हूं, 16 के आसपास में आएगा, नियर बाई 16 के आसपास में। और इसके पीके वैल्यू की बात करें तो 15.7 है, तो लेस पीके वैल्यू है। तो एक वीक एसिड कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड को सोल्यूशन के अंदर नहीं जनरेट करेगा। तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नॉट फिजिबल। ऑप्शन डी क्या आपको दिया है? दैट इज नन ऑफ दिस। एक तो हम लोग का है ना इसमें से, ठीक है, नन ऑफ दिस बोला है। इन्होंने मेंशन भी किया है, क्या बोला है कि विच विल फेवर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। देख लो, ओनली बी रिएक्शन इज देयर विच इज गोइंग टू फेवर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, विच विल फेवर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दे हैव मेंशन सेलेक्ट एन ऑप्शन हैविंग इनकरेक्ट मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जिसमें कि इनकरेक्ट मेजर प्रोडक्ट। वन बाय वन कंसीडर करते चलते हैं। जैसे Me3CCl MEONA यूज किया इन्होंने, एक बेस यूज किया है और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। तो यहाँ पे इन्होंने जो रिएक्शन कराया है, आप ध्यान से देखना, क्या किया इन्होंने, MEOH लिया हुआ है, ठीक है, मेथनॉल लिया हुआ है, और इसके साथ इन्होंने प्रोडक्ट जो दिखाया है, दिस इज आवर प्रोडक्ट Me3COM। क्या ये प्रोडक्ट फॉर्म करके आएगा? क्या 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड पे हम लोग SN2 रिएक्शन करा सकते हैं? इन्होंने SN2 ही कराया। कैसे मुझे पता है SN2? दिस इज गोइंग टू बी आवर स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ पे SN2 इन्होंने जबरदस्ती कराया। जनरली क्या होगा, इसके प्रेजेंस में जो बेस है, बेस के प्रेजेंस में इसको अगर लिया जाए तो यहाँ पे एलिमिनेशन फेवर करेगा, और जब एलिमिनेशन फेवर करेगा तो जो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा तो कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट आप देखोगे, ठीक है, एल्कीन फॉर्म करके आएगा, न कि ये फॉर्म करके आएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन ये इनकरेक्ट है। इन्होंने पूछा है कि हैविंग द इनकरेक्ट मेजर प्रोडक्ट, वही ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
वही इनकरेक्ट पूछा हुआ है। और उसके अलावा भी देख लेते हैं हम लोग, बी ऑप्शन देख लो, तीनों ने लिया हुआ है क्लोराइड और साथ में एक बेस यूज किया, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा ये, या Me2 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, SN2 मैग्नीज को फॉलो करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, E2 एलिमिनेशन कराया गया, SN2 के थ्रू जाएगा, इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। और हम लोग को पता है कि SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन विल टेक्स प्लेस, इन्वर्जन अगर होगा, और जब इन्वर्जन होगा तो जो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा दैट इज विद द चेंज इन द कॉन्फिगरेशन। यहाँ पे देखो चेंज हो गया कॉन्फिगरेशन, ये अबव द प्लेन था, ये बिलो द प्लेन है। तो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। हमसे पूछा गया इनकरेक्ट। सी ऑप्शन की बात कर लेते हैं, सी भी अच्छा प्रॉब्लम है। सी है कि पायरोलिसिस कराया गया एस्टर का। तो एस्टर का पायरोलिसिस जब हम लोग कराते हैं तो यहाँ पे हाफमैन एलिमिनेशन होता है। इसके पीछे रीजन आप देखना किस तरीके से एलिमिनेशन अकर होगा। ये 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन में जाता है। ये जो कंपाउंड है, अगर मैं बात करूं, ये स्ट्रक्चर है, ये 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन में जाता है, इस तरीके से फॉर्म करता है, जो कि एक तरीके से ये प्रोसीड कराता है कि इसमें हाफमैन एलिमिनेशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है स्टेरिकली क्राउडेड है, और इस तरीके से अगर ट्रांजिशन स्टेट इसको बनाना है तो इस वाले हाइड्रोजन के साथ में इजीली बना सकता है। तो क्या देखने को मिलेगा, ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, ये बॉन्ड इधर चला जाएगा और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो एक एसिटिक एसिड तो बनेगा ही, जो एल्कीन बनेगा ये आपका जो है बन जाएगा हाफमैन प्रोडक्ट, यानी कि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, इस केस में मेजर प्रोडक्ट बन के आएगा। ठीक है, डी भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। ठीक है, डी भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम में क्या दिया इन्होंने दिया हुआ है कि एल्कीन 2 मोल्स ऑफ एल्कीन मेंशन किया हुआ है, तो ये आपस में कहीं ना कहीं रिएक्शन होंगे, इसीलिए 2 मोल्स मेंशन किया गया है, डबल अमाउंट दिया है। इसको ट्रीट किया गया है कंसंट्रेटेड H2SO4 इन द कंसंट्रेटेड H2SO4 इन द कैटालिटिक अमाउंट, और हीट किया है तो कहीं ना कहीं हम लोग एलिमिनेशन फाइनल प्रोडक्ट में देखेंगे, एलिमिनेटेड प्रोडक्ट देखेंगे। आइए तो देखते हैं क्या होगा। तो H+ इसको प्रोटोनेट करेगा, कार्बोकैटायन को जनरेट करेगा ये। अब कार्बोकैटायन पे जो डबल बॉन्ड है, जो अनदर मॉलिक्यूल है, ये जाके न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, ऐसा अटैक होगा, और ये कंपाउंड कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको बना देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं ना, तो यहाँ से ये जुड़ गया, ऐसे ग्रुप बन के आ जाएगा, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के साथ। ठीक है, ये ग्रुप है, ये वाला कार्बन जाके इसके साथ जुड़ गया है। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने चूंकि हीट किया है कैटालिटिक अमाउंट देने के बाद, तो हीट के बाद ये क्या बनेगा, क्या बनाएगा आप देखो। हम लोग को पता है कि SO4 अब यहाँ पे बेस की तरह काम करेगा। क्यों ऐसा हुआ, वाटर क्यों कहाँ गया, वाटर इसलिए नहीं है क्योंकि कंसंट्रेटेड अमाउंट में लिया गया, कैटालिटिक अमाउंट में लिया गया और हाईली कंसंट्रेटेड है। तो बेस अगर बात करें इसमें वाटर एज अ बेस वहां पे नहीं है, यहाँ पे सल्फेट एज अ बेस काम करेगा। अब सल्फेट एज अ बेस काम करेगा तो हम लोग को पता है कि दिस इज द बल्कियर, किस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, उस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा जो स्टेरिकली लेस क्राउडेड होगा। यानी कि इस केस में भी आपको हाफमैन प्रोडक्ट ही देखने को मिलेगा। अगर मैं इसको ट्रीट करता हूं SO4 के साथ में, वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व द हाफमैन प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, देख लो दिया है क्या, हाँ यही प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो आपको पूछा गया कि विच इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये इसका ए ऑप्शन हो जाएगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि चूज द करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो इसमें आपसे पूछा है कि चूज द करेक्ट आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। कॉपर के अलावा इन्होंने क्रोमियम एंड पैलेडियम। तो हम लोग को पता है कि कॉपर जो है थोड़ा सा इसका डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्या आता है 3D10 4s1, 3D10 4s1। इसकी बात करें तो 3D5 4s1 हाफ फील्ड डी कॉन्फ़िगरेशन है। और इस केस में आप क्या देखते हो, जो पैलेडियम का केस है इसमें जनरली होना चाहिए था 4D8 5s2 होना चाहिए, बट इस केस में आप क्या देखते हो, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आता है पैलेडियम का, ये हम लोग ऑब्जर्व करते हैं 4D10 5s0। ठीक है, 4D8 5s2 होना चाहिए था, बट पहले भी मेंशन किया गया कि जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस उठा के दे दिए। पीरियोडिक टेबल में इसको डिस्कस किया गया था, जो भी एक्सेप्शनल डी ब्लॉक एलिमेंट्स के एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको मेंशन किया गया था। कॉपर हो गया, क्रोमियम हो गया, पैलेडियम हो गया, ये सभी केस हो गए। तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट इन दैट केस, थर्ड विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आसान प्रॉब्लम है। बोला है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag2CO3 दे हैव मेंशन, सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag2CO3 दैट इज हाउ मच 5520 माइक्रोग्राम, 5520 माइक्रोग्राम, यानी कि 10⁻⁻6 ग्राम पर लीटर। ठीक है,
तब ये क्या करना, आप सॉल्युबिलिटी को पहले कन्वर्ट कर देना, किस में, सॉल्युबिलिटी को कन्वर्ट कर देना ग्राम पर लीटर से मोल पर लीटर में, ठीक है, मोल पर लीटर में, तब आपको जो है इजीली आंसर मिल जाएगा। तो इसका मोलर मास देखा जाए Ag2CO3 का कितना आ जाएगा 108, कार्बन दिया हुआ है तो 2016 हो जाएगा। ये Ag का कार्बन का ऐड कर दोगे तो आई थिंक 276 हो जाएगा। तो आपको दिया भी रहता है सच दैट कि ये आसानी से कैंसिल आउट हो जाए, देख लो 2 टाइम्स चला जाएगा, तो 2 टाइम्स जाएगा तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁵, 2 × 10⁻⁵। अब Ksp वैल्यू का एक्सप्रेशन क्या होगा, Ksp अगर मैं कंसीडर करूं 2Ag + 2CO3 2 माइनस क्या हो जाएगा 2s², Ksp = 2s² × s हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 4s³। ये s की वैल्यू है बेसिकली, आपका सॉल्युबिलिटी दिखाया मोल पर लीटर में, तो इसको आप रख दो 4 × 2 × 10⁻⁵ का क्यूब, दैट विल गिव हाउ मच 15 जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8 × 4 32, तो इसको मैं लिखूं तो 3.2 × 10⁻⁴, एनी ऑप्शन इज देयर, क्लियरली आप सी ऑप्शन के लिए जा सकते हो, ठीक है, सी ऑप्शन को कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट सेक्शन के भी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप इसमें, क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी देन द नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के केस में आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल की वजह से इसका जो है आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है। लेकिन अब कंपेयर करना है आपको अदर एलिमेंट के साथ में, लिथियम नो डाउट अगर मैं बात करूं जो है लिथियम, ये हाई आयनाइजेशन एनर्जी होगा नाइट्रोजन का, और के रिस्पेक्ट में देखते हैं लिथियम का क्या होगा। तो लिथियम तो मेटल है ना, इजीली लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन जो है दे देगा, लिथियम प्लस और इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा, तो इसका तो कम होगा। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स गैसियस आइसोलेटेड। तो गैसियस आइसोलेसिस से आप जब भी देखोगे मेटल के तो जो है आयनाइजेशन एनर्जी कम होते हैं ना कंपेयर टू नॉन मेटल, तो लिथियम तो हमारा सही है, इसका लो होगा। लेकिन फ्लोरीन की बात करें तो आप देखो, आप जब अलोंग द पीरियड जाते हो तो आपका जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ते जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज है, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इधर जब आए तो इधर बढ़ते जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट कुछ यहाँ पे हम लोग को केस क्या देखने को मिलता है, तो फ्लोरीन का ज्यादा होगा, फ्लोरीन का नाइट्रोजन से ज्यादा होगा आयनाइजेशन। यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है, क्यों ऐसा होता है, बिकॉज इसका कॉन्फ़िगरेशन 2p3 होता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन 2p4 होता है, ठीक है। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है और इससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, क्योंकि 2p4 से ये 2p3 में कन्वर्ट होगा, ये आपको आइडिया होगा। तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है कंपेयर टू नाइट्रोजन, बस इसी से कम होता है और किसी से कम नहीं होता है। इन दोनों में एक्सचेंज हो जाता है पोजीशन आयनाइजेशन एनर्जी का, ऐसे बढ़ेगा लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में एक्सचेंज हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये 2p4 से जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2p3 यानी कि हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, और ये जब गेन करेगा तो लूज करता है तो 2p3 से 2p2, तो वो नहीं जाना चाहेगा इजीली। तो उस वजह से जो ऑक्सीजन का अगर बोलूं तो ऑक्सीजन का जो आयनाइजेशन एनर्जी है नाइट्रोजन से कम हो जाएगा। नियॉन की बात करें तो नियॉन बिलोंग कर रहा है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से, ऑलरेडी वो स्टेबिलिटी अटेन कर चुका है और उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा। तो जो है नियॉन का जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा बहुत हाई होगा, उस पीरियड में सबसे हाईएस्ट होगा जिस पीरियड की बात किया जा रहा है। तो दो ही ऑप्शन आ रहे हैं इसमें, लिथियम और सेकेंड इज द ऑक्सीजन। तो ए और सी विल बी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसा क्वेश्चन है जो कि जेई एडवांस प्रिपरेटरली बहुत बार पूछ रहा है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट लेकर ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे आप देखो पहला क्वेश्चन, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ C2 डिक्रीजेस ऑन द फॉर्मिंग ऑफ C2 प्लस एंड द इंक्रीजेस ऑन द फॉर्मिंग ऑफ C2 माइनस। कैसे समझा जा सकता है, आप एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन C2 का लिख लो। जैसे C2 की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 12 होंगे। तो कैसे लिखा जा सकता है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। कितने हो गए, 2 + 2 8 हो गए। फिर उसके अलावा जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा पाई 2px, पाई 2py, ठीक है, ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हो जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px, पाई 2py, और ये हो जाएगा सिग्मा 2pz, ठीक है। वैकेंट है, वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। तो आप समझो इस बात को कि मान लो कि इलेक्ट्रॉन कब इसकी जो है बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, जब इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से,
और इलेक्ट्रॉन जब ऐड किया जाएगा तो ऐड किया जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो यही कहानी जुड़ी होती है कि मैं क्या बोल रहा हूं कि जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो C2 प्लस में क्या हो रहा है, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, अगर निकाल रहे हो तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस। अगर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस मींस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आल्सो डिक्रीजेस। करेक्ट है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आल्सो डिक्रीजेस बिकॉज इसमें आप बॉन्डिंग ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हो। ये समझना, जैसे ही बॉन्डिंग ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाएगा बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। देन C2 माइनस के केस में क्या होगा, तो C2 माइनस के केस में देखो इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो इस वैकेंट p ऑर्बिटल में, और ये आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अगर जाता है तो बॉन्ड ऑर्डर इज गोइंग टू इंक्रीज, दैट इंप्लाइज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज गोइंग टू इंक्रीज। Correct na? This is implies bond dissociation energy is going to increase. They have mentioned that bond dissociation energy will decrease for this case and bond dissociation energy will increase for this case. ये करेक्ट है। B की बात करें, B स्टेटमेंट का, तो बोला कि फॉर्मेशन ऑफ O2 प्लस फ्रॉम O2 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम द गेरार्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी कि देखो गेरार्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मींस आपका है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बेसिकली गेरार्ड और अनगेरार्ड का जो कॉन्सेप्ट आता है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मींस अगर आपको मेंशन करना हो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो इसको मेंशन कर दिया जाता है गेरार्ड। अभी के लिए यही समझो, जनरली ये तो जो है सिमेट्री से निकल के आता है गेरार्ड और अनगेरार्ड जो भी बोला जाता है। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसको आप अनगेरार्ड समझो, इसको G से रिप्रेजेंट किया जाता है और अनगेरार्ड को U से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, समझना इस बात को आप। तो इसमें बोला गया है कि O2 प्लस का जो फॉर्मेशन है उसमें जो O2 का इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है वो गेरार्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से रिमूव किया जाता है। ऐसा होता है क्या, O2 का कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लेते हैं। तो मैं बोलूंगा O2 का पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लास्ट जो इलेक्ट्रॉन जो एंटर कर रहे हैं उसको याद रखना पड़ेगा कि कहां एंटर किया है। ये एंटर करते हैं π*2px π*2py। आप बिलीव नहीं करोगे, इस पे 4 to 5 टाइम्स क्वेश्चन बना रखा है। इसमें क्या करता है, कभी इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता है, कभी इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है, तो कभी बॉन्ड ऑर्डर का। ये जेई एडवांस ने इस तरीके के क्वेश्चन मॉडिफाई करके पूछे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको एटलीस्ट ये कहानी याद होना चाहिए, क्योंकि जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के थ्योरी में डेवलपमेंट हुआ ये O2 की वजह से हुआ। राइट, O2 को एक तरीके से मानना पड़ेगा कि पहले O2 का बिहेवियर ये माना जा रहा था कि डायमैग्नेटिक है, बट जब लास्ट में इसको एक्सप्लेन किया गया तो इसमें देखा गया कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और किस में प्रेजेंट है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि अनगेरार्ड में प्रेजेंट है। अब उसी का इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा कि मान लो इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव कराओगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा और इलेक्ट्रॉन जब ऐड करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। लेकिन अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा हमसे कि O2 प्लस का जो फॉर्मेशन होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाएगा गेरार्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। ये तो रहा अनगेरार्ड ना, क्या मैंने बोला, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को अनगेरार्ड ट्रीट करो। तो अब इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बी स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सी की बात कर ले तो सी में दिया हुआ है कि होमो ऑफ फ्लोरीन इज गेरार्ड। होमो बोला जाता है हाईली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लोमो बोला जाता है लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब इसलिए क्या देखोगे आप, जो मान लो कि ये ऑर्बिटल बना हुआ है, ठीक है, तो ये BMO है, A BMO है, ठीक है, एक लास्ट वाला जो ऑर्बिटल होगा A BMO। तो इन दैट केस क्या देखने को मिलेगा, जो ये होगा ये हाईली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा और ये लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर जस्ट एक एबव वाला जो वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो उसको बोलते हैं लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लुमो और होमो। ठीक है, अब यहां पे कहानी क्या दिया हुआ है कि होमो ऑफ फ्लोरीन इज गेरार्ड। अब इसलिए होमो तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ही इंटर करेंगे। इलेक्ट्रॉन एक बार कॉन्फ़िगरेशन बना के देख लो तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जा रहे हैं। एंड द लुमो ऑफ क्लोरीन इज अनगेरार्ड। चाहे वो क्लोरीन ले लो या फ्लोरीन ले लो या आयोडीन ले लो, जो लुमो होगा वो अनगेरार्ड ऑर्बिटल ही होगा। अब इसमें होता है यही ना कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है, होमो से लुमो ट्रांजिशन होता है, तभी आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी कलर देख पाते हो। आप ब्रोमीन का ब्राउन कलर देख पाते हो, आयोडीन का जो वायलेट कलर का सोल्यूशन देख पाते हो। तो वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल यही है कि ये ट्रांजिट होते रहता है, होमो से लिमो जंप करते रहता है और इस जंप करने में जो पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, वेवलेंथ जनरेट हो रहा है, वो विजुअल रेंज का है। अगर विजुअल रेंज का है तो वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व अ कलर कंपाउंड। खासकर आयोडीन में आप देखोगे वायलेट कलर है और जब हम लोग बात करें जो है ब्रोमीन के केस में ब्राउन कलर आता है। जनरली पी ब्लॉक एलिमेंट्स जनरली कलर नहीं दिखाते, बट वन ऑफ दैट रीजन है कि यहाँ पे होमो लुमो ट्रांजिशन होता है जिसकी वजह से कलर दिखाता है। और आपका जो डी है वो भी वही बात कर रहा है। ठीक है, सी करेक्ट है। डी की बात कर ले। डी में बोला है कि इन हैलोजन
कलर इंटेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। बिल्कुल, जो कलर इंटेंसिटी है वो इंक्रीज करते जाता है। अब ये इनके बीच का जो गैप है वो चेंज होते जाता है, जो गैप है वो इंक्रीज करते जाता है। तो बेसिकली पहले तो कलरलेस होगा, फ्लोरीन का कोई कलर नहीं है, क्लोरीन थोड़ा सा एल्विस कलर दिखाता है, जो ब्रोमीन है वो ब्राउन कलर दिखाता है और आयोडीन वायलेट कलर हो जाता है। तो धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ते जाती है, इनके बीच का जो गैप है वो शायद कम होते जाता है, मींस और ज्यादा इंटेंस होते जाएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे कैसा है कि इन हैलोजन कलर इंटेंसिटी इंक्रीजेस फ्लोरीन टू आयोडीन, बस ये पूछा हुआ है। बिल्कुल सही है कि फ्लोरीन क्लोरीन, एक बार मैं कलर आपको बता देता हूं ताकि आपको याद रहे। ये वायलेट कलर का गैस, वायलेट कलर सॉलिड है, ये लिक्विड है, इसका ब्राउन कलर Br फॉर ब्रोमीन, Br फॉर ब्राउन, और क्लोरीन आपका जो है एल्विस कलर देगा। ठीक है, फ्लोरीन जो है आप मान सकते हो कि कलरलेस कंपाउंड, कलरलेस गैस है। ठीक है, तो ये दो गैसेज है, ये लिक्विड है, ये आपका सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इस केस में क्या आंसर हो जाएगा, ए सी डी इज करेक्ट। बी जो है गलत है, बिकॉज इन्होंने मेंशन किया है गिरार्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा रहा है, बट एक्चुअल में अनगिरार्ड ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया। तो ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 6। 7 देखिए आप, तो क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्या बोला इन्होंने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट अबाउट कोगुलेशन। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट दिए हैं। कोगुलेशन का जो एप्लीकेशन बेस्ड है, सरफेस केमिस्ट्री में देखोगे कि कोगुलेशन पे एप्लीकेशन दिए गए, उस एप्लीकेशन पे एक क्वेश्चन बनाया गया है। क्या है ऑप्शन 1 by 1 देखते हैं कि टैनिंग ऑफ लेदर इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअल कोगुलेशन। क्या होता है म्यूचुअल कोगुलेशन में कि एक अपोजिट जो सॉल होते हैं उनको एक साथ रख दिया जाता है। जैसे मान लो पॉजिटिवली सॉल है, जो लेदर है पॉजिटिवली सॉल रहता है, और इसमें निगेटिवली सॉल को रख दिया जाता है, जो टैनिन होता है, टैनिन करके कंपाउंड होता है, उसको रख दिया जाता है। उसकी वजह से जो लेदर होता है, लेदर को जो है टैन किया जाता है। टैनिंग ऑफ लेदर इज एग्जांपल ऑफ म्यूचुअल कोगुलेशन। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो लेदर होता है मीन्स एनिमल जो हीड होता है, एनिमल का जो जिससे लेदर बनाया जाता है, लेजर शूज वगैरह ये सभी बनाए जाते हैं, एनिमल हीड होता है। और यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं, ये टैनिन होता है कंपाउंड। तो एक तो पॉजिटिवली चार्ज होता है और एक निगेटिवली चार्ज सोल होता है। तो म्यूचुअल कोगुलेशन होता है कि जो कोगुलेशन होता है कि जब ये अपोजिट सॉल्ट एक दूसरे को एक तरीके से डिफ्यूजन में जाए और एक सॉल्ट जो है कोलाइडल जनरेट करे। तो ये केस है आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज म्यूचुअल कोगुलेशन विल टेक प्लेस। बी बोला है कि डेल्टा फॉर्मेशन, देखना आप बी में क्या बोला है कि डेल्टा फॉर्मेशन इज ए एग्जाम्पल ऑफ कोगुलेशन बाय इलेक्ट्रोलाइट। बिल्कुल सही। इलेक्ट्रोलाइट फिर कहां से आएगा, तो जो सी वाटर होते हैं उसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो सोडियम क्लोराइड की बात कर लो, तो आयंस जो है एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेल्टा के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो अगर जो है कोगुलेशन के लिए बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। म्यूचुअल कोगुलेशन, एक सॉल को दूसरे सॉल से कर दो, आप इलेक्ट्रोलाइट का यूज कर लो। तो यहाँ पे जो डेल्टा का जो फॉर्मेशन होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया जाता है। और इलेक्ट्रोलाइट आते कहां से, ये सी वाटर से इलेक्ट्रोलाइट जनरेट होते हैं। इस सोल्यूशन के अंदर जो सी वाटर में प्रेजेंट है वो, तो आप सी वाटर के अलाउंग देखोगे कि जो कोगुलेशन हो जाता है, कोलाइडल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कहीं और जगह पे नहीं देखोगे, लेकिन सी के पास में आप देखोगे, जो हम लोग बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, वहां पे जो है आप जो है देखना, वहां पे कोलाइडल का फॉर्मेशन या जो भी है वहां पे फॉर्म किया, डेल्टा फॉर्मेशन होता है। बिकॉज जो सी वाटर है वहां से जाके वो कोगुलेशन होता है, और सी वाटर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट यानी कि आयंस प्रेजेंट होते हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन सी ऑप्शन देखो, इसमें बोला गया कि कॉट्रल प्रेसिपिटेटर कोगुलेटर बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। सही है, ये जो इंडस्ट्रीज यूज करती है, इंडस्ट्रीज किसका यूज करती है, तो ये इस तरीके से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। एक अपरेटस रहता है जिसके अंदर ये चार्ज बने रहते हैं, अपोजिटली चार्ज, और इसके अंदर से जो गैसेज है वो जाती हैं और प्रेसिपिटेट हो जाती हैं। तो स्मोक वगैरह जो भी, इसको बोलते हैं कॉट्रल स्मोक प्रेसिपिटेटर। तो ये जो है प्रेसिपिटेट करने का काम करता है, गैसेज जो रिलीज होती है, CO2 हो गया या जर्नी कार्बन कंटेनिंग गैसेज होती है, उसको ये प्रेसिपिटेट आउट कर देता है। ठीक है, तो ये भी सही है, इलेक्ट्रोफोरेसिस पे होगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस पे ये काम करता है। डी बात करें तो लायोफिलिक कोलाइडल में भी कोगुलेटेड बाय एडिंग अदर सुटेबल सॉल्वेंट। हाँ, इसका भी कोगुलेशन हो सकता है अगर सुटेबल सॉल्वेंट यूज किया जाए, क्योंकि लायोफिलिक सॉल्ट क्या होंगे, सॉल्ट जो है सॉल्वेंट से जो है दूर भागी, लायोफिलिक सॉल्ट है तो सॉल्वेंट लविंग है। तो अगर इस सुटेबल सॉल्वेंट यूज किया जाए तो इन दैट केस वी कैन ऑब्जर्व द कोगुलेशन इन द केस ऑफ डी। ठीक है, तो समझ में आती है इतनी बात। ठीक है, तो सभी ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी डी सभी ऑप्शन इज, ऑल ऑप्शन इज करेक्ट। एक बार आप जाके उस एप्लीकेशन पार्ट को देखो, एनसीईआरटी का वो मोस्ट नेग्लेक्टेड चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, तो वहां से भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, आपको मिलेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, 8 में आप देखो,
ये भी आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का प्रॉब्लम है। क्या दिया हुआ है? द मोलर कंडक्टेंस ऑफ H प्लस दे हैव गिवन, CH3CO माइनस गिवन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड जो है रिस्पेक्टिवली द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वन मेंशन, दे हैव मेंशन सॉल्यूशन 200 ओम, कंडक्टिविटी दे हैव मेंशन ऑफ द सेल कांस्टेंट 20 पर मीटर, द करेक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद द गिवन पैरामीटर एट 200। तो देखते हैं वन बाई वन। पहला दिया हुआ है, इन्होंने कैलकुलेट करना है हम लोग को लेमडा एम नॉट, सॉरी डेल्टा है ना, लेमडा तो हम लोग उसके लिए मेंशन करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए, यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस है तो CH3CO माइनस, ठीक है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन है ना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, तो इसका यूज किया जा सकता है लेमडा नॉट CH3 कॉलरास लॉ का यूज किया जा सकता है, ठीक है। लेमडा में यूज कर रहा हूं प्लस डेल्टा एम एच प्लस, ठीक है। ये हो गया। अब इसकी वैल्यू को ऐड कर दो, देख लो आप क्या क्या वैल्यू दिया है। उन्होंने दिया है 3.474 प्लस 1.351 टोटल 10⁻², तो क्या हो जाएगा आपका 4.7 समथिंग, 4.7 के आसपास 4.82 दिया हुआ है, बिल्कुल ऑप्शन ए इज करेक्ट। बी देख लें हम लोग, बी देख लें, ठीक है। तो बी के केस में क्या दिया है, कपा वैल्यू, तो कपा क्या हो जाएगा आपका G इंटू जी स्टार, G इंटू डी स्टार, कपा का वैल्यू ये हो जाएगा। कैसे निकाला जाए, तो G इन्होंने दिया हुआ है द रेजिस्टेंस ऑफ, दे हैव मेंशन, रेजिस्टेंस कितना मेंशन किया इन्होंने 1/200, तो रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1/200 और इंटू 1/2000 सॉरी 2000, और इन्होंने सेल कांस्टेंट मेंशन किया हुआ है, तो सेल कांस्टेंट कितना हो जाएगा 20, दे हैव मेंशन 20, इसको आप कैंसिल आउट कर दो, 2 गेट कैंसिल, तो ये हो जाएगा 10⁻², ठीक है, 10⁻²। नेक्स्ट सी देखें, तो इसमें आपसे पूछा हुआ है कि लेमडा एम, ठीक है, डेल्टा एम पूछा हुआ है आपको सी पार्ट में, तो इसको कैसे निकाला जाएगा, इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं दैट इज कपा बाई सी। कपा हम लोगों ने निकाला है 10⁻², और कंसेंट्रेशन यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा, यहां पे मोल पर लीटर लिखा हुआ है, बट हम लोग को निकालना होगा मोल पर मीटर क्यूब। तो अगर मोल पर मीटर क्यूब निकालते हो, जैसे 1 लीटर अगर सोल्यूशन लिया जा रहा है तो 0.1 मोल है, अगर 1000 लीटर लिया जाएगा यानी कि 1 मीटर क्यूब में कितना होगा 1000 लीटर, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 10⁻3, उतना टाइम्स हो जाएगा 10⁻3, तो ये लिखा जा सकता है कंसंट्रेशन 0.1 इंटू 10⁻3 मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर मीटर क्यूब, सॉरी मीटर। अब इसको आप सॉल्व कर लो, आई थिंक आंसर आ जाएगा, देखो आप, तो हो जाएगा आप 0.1 इंटू 10⁻³ दैट इम्प्लाइज 10⁻⁴। देखा जाए इसमें लेमडा एम दैट इज इक्वल टू 10⁻⁴, ठीक है। ए बी सी करेक्ट है। डी की बात कर ले, ऑप्शन डी देखें तो इसमें पूछा है H प्लस का कंसंट्रेशन। H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कैसे निकाला जाए इसको, तो पहले देखते हैं हम लोग अल्फा कैलकुलेट करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या आ जाएगा कि डेल्टा एम बाई डेल्टा एम नॉट इंफिनिटी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁴ है, और ये आया आपका 4.7 इंटू 10⁻², ठीक है, 4.7 इंटू 10⁻²। अब देखो इस केस में हम लोग को क्या चाहिए, H प्लस का कंसंट्रेशन, H प्लस का कंसंट्रेशन हो जाएगा C अल्फा दैट इज इक्वल टू 0.1 इंटू 10⁻⁴, कंसंट्रेशन इन्होंने दिया हुआ 0.1 मोलर, 4.7 इंटू 10⁻², ठीक है। तो कैलकुलेट करोगे तो आई थिंक 10⁻⁵ होगा, और 10⁻⁵ डिवाइड बाई 10⁻², 10⁻³ आएगा 1/4.7, तो 1.2 के आसपास में आ जाएगा, तो 2 इंटू ये 0.7 दिया हुआ है 10⁻⁴ विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है 10⁻³ मोलर दिया हुआ है, वो गलत है, वो गलत है, आपका हो जाएगा 2.07 इंटू 10⁻⁴, यानी कि डी इज इनकरेक्ट। तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा ए बी सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, तो पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव एल्केन एज अ मेजर प्रोडक्ट विद RMG ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करने के बाद ये एल्केन एज अ मेजर प्रोडक्ट देखो, पहला देखो आपका दिया हुआ है एनिसो, ये है OM, इसको अगर आप ट्रीट करते हो RMgCl के साथ में, तो आई थिंक इसमें एसिडिक हाइड्रोजन तो नहीं है कि जो है आपको इनडायरेक्ट केस रिएक्शन में दे, तो ये यहाँ पे अगर मैं रिएक्शन भी कराऊं RMgCl का तो कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। देन उसके अलावा दिया हुआ है Me3N, यहाँ पे भी सेम कहानी जुड़ी हुई है,
नो एसिडिक हाइड्रोजन। अगर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो इन दैट केस भी आपको ये प्रोडक्ट नहीं देखने को मिलेगा। यहां केस देखो CH3 Cl। अब यहां पे क्या हो सकता है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा सकता है और यहां से Cl- को रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, Cl- को रिप्लेस कर देगा। तो आपको प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा इस केस में, तो एल्केन एज अ प्रोडक्ट फॉर्म करके दे देगा। ठीक है, CH3 तो ये केस हो सकता है, ये भी नहीं होगा, C में फॉर्म करेगा एल्केन। D की बात करें तो D के केस में ये एक्टिव मिथाइलिन कॉन्टेन किया हुआ है। आप क्लियरली देखो तो यहाँ पे एक्टिव मिथाइलिन है, ये एसिडिक नेचर शो करेगा। अब ये क्या करेगा, जो R- है इसको इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये जनरेट कर देगा RH। तो एल्केन इस केस में भी आपको फॉर्म करके देगा। तो C एंड D विल बी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। आसान है। क्वेश्चन नंबर 10 भी आसान है। बोला गया कि नियोपेंटेन कैन नॉट बी प्रिपेयर इन गुड यील्ड बाय। पहला दिया हुआ इन्होंने कैटालिटिक रिडक्शन, यानी कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन आप कराना चाह रहे हो। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन अगर हम लोग कराएं तो क्या पॉसिबल है कि इसमें हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से ये प्रोडक्ट बना पाए। दिस इज आवर नियोपेंटेन। जस्ट एज्यूम करो, क्या ये कहीं पे भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रखा जा सकता है क्या? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहीं पे भी प्लेस किया जा सकता है, ट्रिपल बॉन्ड। हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन नहीं करा पा रहे हैं बिकॉज देयर कैन नॉट बी प्लेस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। देखो आप ध्यान से, तो पहला तो नहीं हो सकता है। अगर आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के लिए जाओगे तब इन दैट केस नहीं पॉसिबल है। बी ऑप्शन की बात करें तो बी में मेंशन किया इन्होंने उल्फ किस्नर रिडक्शन। हाँ, किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उल्फ किस्नर रिडक्शन में क्या होगा, मान लो कि ये आपने लिया CHO, ठीक है, यहाँ पे CH3, इसको आपने रिएक्ट करा दिया किससे, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, ये इसको आपको नियोपेंटेन दे देगा। ठीक है। सी की बात करें, वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन तो हम लोग बोलते थे कि जब सिमेट्रिकल एल्केन हो तब उस केस में आप इजिली जो है बना सकते हो, या इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। इस केस में हम लोग नहीं बना सकते। इसको अगर बनाएंगे तो ये यील्ड जो है बहुत पुअर देगा। वुड्स रिएक्शन ये नॉट फेवरेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नियोपेंटेन। ऐसे ही डी कार्बोक्सिलेशन की बात करें, डी कार्बोक्सिलेशन की बात करें तो डी कार्बोक्सिलेशन तो कराया ही जा सकता है। डी कार्बोक्सिलेशन आप करा ही सकते हो कि इसको आप किसके साथ ट्रीट कर दो, सोडा लाइम के साथ में। इसको ट्रीट करेंगे या इसको ट्रीट करेंगे ना, डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा और ये जनरेट कर देगा नियोपेंटेन। तो ये केसेस कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो बी हो गया, दैट इज वुल्फ किस्नर रिडक्शन, एंड द सेकेंड इज डी, क्योंकि हम लोग का डी कार्बोक्सिलेशन यूजिंग सोडा लाइम। अदर जो फैक्टर है ए और सी में हम लोग नहीं यूज कर सकते, ए और सी का नहीं यूज कर सकते। 11th के केस में देखना आप ध्यान से, क्लोराइड लिया हुआ है, ठीक है, और इसको इस बेस के साथ ट्रीट किया हुआ है। 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री का हम लोग को पता है, अभी फर्स्ट रिएक्शन यहीं से स्टार्ट किया था कि यहाँ पे एलिमिनेशन विल अकर, और जब एलिमिनेशन होगा तो ये जो है हाफमैन प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, यानी कि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। अब इसको इन्होंने क्या किया है, ओजोनोलिसिस कराया हुआ है। ओजोनोलिसिस के लिए अगर हम लोग जाएं, ओजोनोलिसिस रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, ध्यान से देखना। तो ये फॉर्म कर रहा है आपका साइक्लोहेक्सेनोन फॉर्म करेगा और साथ में फॉर्माल्डिहाइड फॉर्म कर लेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या है कि प्रोडक्ट ए और बी हो गया, तो प्रोडक्ट ए आपका ये हो गया, प्रोडक्ट बी कैसे पता चला अभी देखते हैं। प्रोडक्ट ए एंड बी सेपरेटेड एंड देन हीटेड विथ NaOH, ए गिव सी प्रोडक्ट, ठीक है, और बी गिव डी एंड ई। तो इसको हम लोग देखते हैं, इसको NaOH के साथ ट्रीट किया गया, तो NaOH के साथ ट्रीट किया जाएगा। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो ये एल्डोल कंडेंसेशन में जाएगा, और इसके पास चूंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये कैनिजारो रिएक्शन में जाएगा। अगर ये एल्डोल कंडेंसेशन में जाता है तो मैंने क्या बताया था, प्रोडक्ट कैसे बन के आएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, इसका ऑक्सीजन और यहां से 2 हाइड्रोजन लाके रिमूव कर दो, H2O रिमूव हो जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, हीटेड विथ NaOH। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो 1 मोल इसका ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरा मोल इसके साथ रिड्यूस हो जाएगा, यही तो बनता था एल्कोहल। अब देखो इस केस में क्या ऑप्शन करेक्ट है, तो इसमें बोला है कि प्रोडक्ट सी इज दिस इज सी, बिल्कुल सही है। जो है ए गिव्स सी वेयर बी गिव्स डी एंड ई, तो डी के बारे में ये हो गया डी, हमारा ये हो गया ई, तो डी और ई दिया हुआ है। मेजर प्रोडक्ट एक्स इज, एक्स तो हमारा ये है ना, तो मेजर प्रोडक्ट एक्स दिया हुआ है इन्होंने, ये क्या करेक्ट है क्या, देखो आप ध्यान से, इज दिस इज करेक्ट, नहीं ये करेक्ट है, ये स्ट्रक्चर करेक्ट है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो है इस केस के लिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए
बी एंड सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, द डार्क ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन फॉर्म इन द एक्सेस ऑफ अमोनिया इज एडेड टू अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डायमैग्नेटिक। नहीं, ये डायमैग्नेटिक नहीं हुआ ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d9 है ना, तो 3d9 के केस में तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही होगा। तो अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 3d9 के केस में, क्योंकि क्या होता है 3d10 4s1 होता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3d9 एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कलर भी वैसे भी हम लोग कलर देखते हैं जब पैरामैग्नेटिज्म रहता है, तो इसके केस में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हम लोग जो है कलर देख सकते हैं ब्लू कलर सोल्यूशन। डायमैग्नेटिक गलत है, तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं बी का, तो बी के केस में बोला है कि जो है क्रोमियम 3+ आयन है, देख लो आप, ऑप्शन ए हो गया। बी के केस में देखो क्रोमियम +3 आयन है, तो क्रोमियम का 3d5 4s1 है, 3d5 4s1 है, +3 के केस में गया तो 3d3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जो निकेल होगा, निकेल कितना आ जाएगा 3d8 4s2 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 3d8 हो जाएगा। तो 3d8 की बात करें वीक फील्ड लिगेंड है, तो निकेल के केस में मैं देख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस केस में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इस केस में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो किसका जो है पैरामैग्नेटिज्म ज्यादा होगा, जिसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, क्लियरली ये केस ज्यादा हो जाएगा, तो बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। सी की बात कर लो, तो निकेल टेट्राकार्बोनिल इस टेट्राहेड्रल एंड पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल तो होगा नो डाउट, निकेल जो कार्बोनिल है वो टेट्राहेड्रल होगा, लेकिन इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि टेट्राहेड्रल के साथ साथ ये पैरामैग्नेटिक होगा, ये गलत है, क्योंकि निकेल का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे यहाँ पे तो 3d8 ग्राउंड स्टेट में 4s2 होगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगा, तो ये 3d10 कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा। तो 3d10 में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रही ना, नहीं है, तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इन दैट केस पैरामैग्नेटिक कैसे हो सकता है, तो सी इज इनकरेक्ट। डी की बात कर ले, तो जो है निकेल डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट के साथ बनाया हुआ है DMG ट्वाइस। इस केस में इन्होंने बोला है इज अ लो स्पिन स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल सही है कि आप क्या देखते हो निकेल के जो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं ये स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, निकेल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगा, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स है, तो दिस इज आल्सो करेक्ट। तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा बी एंड डी। एक बार आप इसका स्ट्रक्चर देख लेना, जो है निकेल का DMG के साथ में जो कॉम्प्लेक्स बनता है स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स, ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, तो वो आप देख लेना कि कैसे स्ट्रक्चर उसको ड्रॉ किया गया है। तो इस केस में आपका ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, दैट इज इंटीजर टाइप प्रॉब्लम। मिक्स क्वेश्चन दिए हैं, कुछ क्वेश्चन आसान है, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी हैं, तो ऐसे देखो 1 by 1। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें इंटीजर टाइप वाले प्रॉब्लम में, द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 373.15, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन aqueous solution containing 11.7 ग्राम ऑफ NaCl। ठीक है, 11.7 ग्राम ऑफ NaCl, दैट इज 53.5 से आप डिवाइड कर, कितना दे देगा NaCl का मोल्स, 0.2 मोल्स, और उसके साथ साथ क्या दिया हुआ है 34.2 ग्राम ऑफ शुगर। इसका जो है मोलर मास 342 हो जाएगा, यानी कि 0.1 मोल हो जाएगा। ठीक है, मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl निकाल दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर निकाल दिया। अब इन दैट केस क्या बोला है कि फॉर 260 ग्राम ऑफ वाटर, फॉर वाटर Kb वैल्यू दे हैव मेंशन, वी हैव टू फाइंड आउट द बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेटेड बॉइलिंग पॉइंट हम लोग को फाइंड आउट करना होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बेसिस पे। तो यहाँ पे सिंपल सा केस है, ये एक बस चीज यहाँ ध्यान रखने वाली जरूरत है कि NaCl जो है 100% डिसोसिएशन में जाएगा, तो इस केस में जो नंबर ऑफ आयंस होंगे 0.2 की जगह पे 0.4 मोल होंगे, और चूंकि शुगर है तो शुगर जो है डिसोसिएशन में नहीं जाएगा, आयनिक कंपाउंड नहीं है, तो वाटर में डिसोसिएशन नहीं होगा। तो हम लोग देखते क्या है इस केस में कि जो डेल TF अगर आप निकाल जो है अगर कैलकुलेट किया जाए, डेल TF दैट इज इक्वल टू Kb इंटू M। ठीक है, समझना इस बात को, Kb क्या है 0.52, मोलैरिटी आप कंसीडर करना, तो 0.2 की जगह यहाँ पे क्या कंसीडर किया जाएगा 0.4। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि NaCl 100% डिसोसिएशन में जाएगा और ये जनरेट करेगा Na प्लस NCl माइनस, तो मैं इसको लिख सकता हूं 0.2 इंटू 2 4, 0.4 प्लस 0.1 दैट इज इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाई हाउ मच 260 ग्राम। और आपको निकालना कि मोलैरिटी नहीं है, मोलैरिटी हम लोग कैलकुलेट किसके लिए करते हैं 1000 ग्राम के लिए पर केजी, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी। तो Kb हो गया, ये नंबर ऑफ मोल्स पर केजी हो गया। इस केस में आप कैलकुलेट कर लो, बहुत सिंपल सा केस है कि अगर इसको हम लोग कंसीडर करें, देखो क्या आ जाएगा,
तो ये कैंसिल हो जाएगा, 520/260 आ रहा है, दैट विल बी 1। तो 1 जो है एलिवेट हो गया। तो इनिशियली जो हम लोग को निकालना चाहे कि टी बॉइलिंग पॉइंट टीवी डैश इक्वल टू टीवी प्लस 1 कितना दिया हुआ है, 373.15 और इसमें आप 1 जोड़ दो, दैट विल गिव हाउ मच, 374.15। ये हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेटेड बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड क्वेश्चन भी अच्छा प्रॉब्लम है। सेकेंड के केस में क्या दिया हुआ है कि द रिएक्शन ए गैस को रिएक्ट कराया, ये फॉर्म कर रहा है 2B गैस और साथ में C लिक्विड, ठीक है, साथ में C लिक्विड। अब इनिशियली इसका टोटल प्रेशर दिया हुआ है 0.08, यानी कि बोला भी है कि इनिशियली केवल A गैस प्रेजेंट है। वो फर्दर डिसोसिएशन में गया, ये T इक्वल टू 0 पे ये कंडीशन था, लेकिन फर्दर डिसोसिएशन में गया तो ये T इक्वल टू T इंफिनिटी पे क्या देखने को मिल रहा है, तो ये तो T इक्वल टू T इंफिनिटी में कंज्यूम हो जाएगा और ये फॉर्म कर लेगा आपका 0.016, ठीक है। अब यही में क्वेश्चन रेज होता है क्योंकि इन्होंने T इंफिनिटी पे तो 0.16 हो जाएगा 16, ठीक है। इन्होंने T इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या मेंशन किया है कि जो प्रेशर हो रहा है P टोटल ये आ रहा है 0.165, हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये आ रहा है 0.15। तो एक्चुअल में ये 0.05 का क्या वैल्यू है, ये आपका जो है वेपर प्रेशर ऑफ सी है, वेपर प्रेशर ऑफ सी आ रहा है 0.05। अब इसका यूज करके हम लोग जो है निकालते हैं तो केटी वाला कॉन्सेप्ट है। देखो अब एक बार मैं और इस एक्सप्रेशन को लिखना चाहूंगा, ए गैस कन्वर्टेड टू 2B गैस कन्वर्टेड टू C लिक्विड, ठीक है, C लिक्विड। अब वेपर प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा, वही वेपर प्रेशर रहेगा खुद तक, तो वेपर प्रेशर जो है ये कांस्टेंट रहेगा। अब बात करें इसमें तो 0 मान लो x अमाउंट ऑफ इसका 10 मिनट के रिएक्शन पे x अमाउंट कंज्यूम हो गया, 0.08 माइनस x ये बनेगा 2x और ये बन गया जो भी है, इसका हम लोग प्रेशर कंसीडर कर लेते हैं इस केस में। अब देखो इसको हम लोग इसको कांस्टेंट ही लेते हैं 0.05 ये आ रहा है 0.005 आएगा ना, 005 आएगा, यहाँ पे गलती कर रहे हैं, कितना आ रहा है 0.165 माइनस 0.160 दैट विल गिव 0.05 ये वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। अब इसको क्या दिया हुआ है कि 10 T इक्वल टू 10 सेकेंड, T इक्वल टू 10 मिनट, दैट विल बी हाउ मच, P टोटल इक्वल टू 0.08, P टोटल इक्वल टू 0.08 माइनस x प्लस 2x प्लस 0.05 इक्वल टू हाउ मच, डायमेंशन 0.125। इसको आप कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 0.04 आएगा क्या, देखो आप ध्यान से, क्योंकि इसको इधर माइनस करोगे तो 0.12 आएगा, इसको ले जाओगे तो 0.12 माइनस 0.04 यानी कि 0.04 दे देगा। तो देख लो कि T इक्वल टू 10 मिनट पे जो प्रेशर होगा, प्रेशर ऑफ A दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 0.08 माइनस 0.04 दैट इज इक्वल टू 0.04 ATM, और P नॉट A कितना, इनिशियल प्रेशर कितना है 0.08। तो अब सिंपल सा हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है KT इक्वल टू, ठीक है, KT इक्वल टू LN, इनिशियल प्रेशर इसका 0.08 है और फाइनल प्रेशर दैट इज 0.04, यानी कि ये दे देगा आपको LN2 दे हैव मेंशन द वैल्यू 0.693, सबको पता है, तो ये आप निकाल सकते हो 0.693। आपको क्या चाहिए इस केस में, आपको ये कांस्टेंट K चाहिए, टाइम हम लोग को पता है दैट इज 10 मिनट, तो 10 से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा 0.693 ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा हुआ है, तो 1 मोल ऑफ नॉन आइडियल अंडरगो अ प्रोसेस ऑफ 10 लीटर 2 ATM से 300 केल्विन, इसको कन्वर्ट किया गया, इसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया 10 लीटर यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम में 5 ATM, ठीक है, और 800 केल्विन, ठीक है। तब इन दैट केस आपके लिए डेल एच का एक्सप्रेशन किया जाता है, डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस डेल पी भी, डेल पी, ठीक है। प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसको मैं लिख सकता हूं डेल यू दैट इज इक्वल टू वी डेल पी, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो वी बाहर आ गया, वॉल्यूम कांस्टेंट था तो, क्योंकि इसको मैं लिखता पी डेल वी प्लस वी डेल वी, तो पी डेल वी तो गलत जीरो हो जाएगा ना, पी डेल वी इक्वल टू जीरो, डेल वी तो जीरो होगा ना। अब इसको रखो आप, डेल यू कैसे निकाला जा सकता है, एन सी वी डेल टी, और वी डेल पी मीन्स 10 लीटर दिया हुआ है और डेल पी की वैल्यू कितनी है 5 - 2 दैट इज इक्वल टू 3,
ठीक है। मोलर निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स का कोई मीनिंग नहीं है, वैसे भी 1 मोल लिया गया। इसको कैलकुलेट किया जाए 3.2 R 0.08 और टेम्परेचर चेंज कितना दिया हुआ है 500 प्लस 30। आई थिंक इसको आप कैलकुलेट करोगे फाइनली ये जो वैल्यू देगा 158 दे देगा, ठीक है। 158 लीटर एटीएम, ठीक है, लीटर एटीएम ये वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये 158 विल बी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए सामने स्ट्रक्चर है, क्या बोला है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर मोर रिएक्टिव देन बेंजीन फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए इसमें से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, कैसे देखा जाएगा, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। मैंने पहले भी बोला था कि रिएक्टिविटी इन दैट केस अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराया जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, रिएक्टिविटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट बेंजीन। तो अगर प्लस एम ग्रुप है तो यहां क्या करेगा, रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। बस आपको देखना कि किस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो रही है, यानी कि अगर प्लस एम ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा या हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से, लेकिन अगर माइनस एम ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगा, यानी कि साथ साथ में रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इज आल्सो गोइंग टू डिक्रीज। नाउ कंसीडर दिस वन, this oxygen can offer plus m effect to this benzene ring, electron density is going to increase, the reactivity is going to increase. First is correct. Similarly second case देखो आप एसिटानिलाइड दिया हुआ है, ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये डीलोकलाइज होगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा एट द बेंजीन रिंग। दिस इज आल्सो गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव देन बेंजीन इटसेल्फ। फिनॉल कार्बोलिक एसिड मेंशन किया है, दैट इज नथिंग बट आवर फिनॉल। तो फिनॉल के केस में also we are going to observe that it is going to increase the electron density at benzene ring. This will be also more reactive than benzene. In the case of TNT, ट्राइनाइट्रोटोलुईन, जिसको बम बनाने के लिए यूज किया जाता है फॉर द एक्सप्लोसिव के लिए, तो यहाँ पे केस क्या होगा कि यहाँ पे 3 नाइट्रो माइनस एम स्ट्रॉन्ग माइनस एम ग्रुप है एंड दे आर नॉट गोइंग टू इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट बेंजीन रिंग, रेदर इट इज गोइंग टू डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट बेंजीन रिंग। द रिएक्टिविटी इज गोइंग टू डिक्रीज फॉर द केस ऑफ TNT। Now in this case this is mesitylene. Mesitylene के केस में क्या है कि there is the alpha hydrogen which can show hyperconjugation with benzene ring, और इसकी वजह से electron density is going to increase. If the electron density is going to increase, the reactivity is also going to increase. ठीक है, this we can consider. बेंजाल्डिहाइड की बात करें तो बेंजाल्डिहाइड में स्ट्रॉन्ग माइनस एम ग्रुप प्रेजेंट है CHO, जो कि इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा एंड द रिएक्टिविटी इज गोइंग टू डिक्रीज इन दिस केस ऑल्सो। एसिटोफिनॉल वंस अगेन माइनस एम ग्रुप प्रेजेंट है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। इसके केस में देखना थोड़ा सा ट्विस्ट है, कैसे कि ये ऑक्सीजन लोन पेयर ऑफर कर सकता है रेजोनेंस में, लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा। लेकिन हमको क्या देखना है विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन रिंग, तो एटलीस्ट 1 ये रिंग है जो कि मोर रिएक्टिव है। तो दिस स्ट्रक्चर आल्सो वी कैन कंसीडर it is going to be more reactive than benzene because oxygen is going to offer mesmeric effect on this benzene ring. इसकी बात करें तो once again कहानी ये आती है कि अल्फा कार्बन है with respect to benzene which can show a hyperconjugation effect and because of that electron density will increase. This means reactivity is also going to increase. Here what is the case? Once again minus m group है, तो यहाँ पे इसकी reactivity उतनी ज्यादा नहीं होगी like benzene. तो आप कंसीडर कर लिया जाए कि हाउ मेनी केसेस वेयर वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व द वी कैन ऑब्जर्व दैट रिएक्टिविटी इज ग्रेटर देन बेंजीन। 1 2 3, दिस विल बी 4 5, दिस 6, तो 6 विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखें आप, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन नंबर 5 में, बट इसके लिए आपको एलिंगम डायग्राम का कुछ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। क्यों इंफॉर्मेशन? क्योंकि जो ये इन्होंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है ना, आप देखो जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ये लाइन क्या दिया हुआ है इन्होंने, कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके फॉर्म करें 2 मोल्स ऑफ CU। ये गलत है, ये यहाँ पे रिएक्शन इसका नहीं होता है। आप एक बार देख लो, डायग्राम आपके सामने है। इस केस में रिएक्शन क्या होता है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके इस वाले केस के लिए CO2 बनाते हैं। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिया हुआ है, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल तो नहीं है, सम स्लोप है, तो ये बट इसका कर्व नहीं है, इस ऊपर वाले का कर्व नहीं है, ये कर्व CO2 के फॉर्मेशन का है फ्रॉम द कार्बन। और उसी तरीके से फिर डाउन वाला गलत हो जाता है, क्योंकि अगर दूसरा देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कराया है और ये फॉर्म किया है CO2, ये गलत है। यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके CO फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो पूछा वही गया है कि आपसे पूछा गया क्वेश्चन के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स इन विच स्लोप इज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंटेड। तो दिस स्लोप आर दे जो कि एक्सचेंज हो गए बेसिकली, एक कार्बन के साथ जो मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन है वो एक्सचेंज हो गया कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन से। तो देयर विल बी two cases where the slope is different for the group.
तो ये आप कंसीडर कर लो कि 5 के केस में क्या आंसर हो जाएगा 2। अदर के केस में स्लोप सही है, आप देख लो कॉपर का या एल्युमिनियम का या मैग्नीशियम का, बट ये एटलीस्ट इन सबको तो याद नहीं रखोगे तभी काम चल जाएगा मेटल ऑक्साइड का, बट एटलीस्ट इसका स्लोप, इसका जो है पोजीशन याद होना चाहिए, यानी कि स्लोप याद होना चाहिए कार्बन का मोनोऑक्साइड के फॉर्मेशन में और डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन, इन दोनों में आपको जो है ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, एक बार ये कंसीडर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में तो क्या दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ एनायन विच गिव ब्लैक प्रेसिपिटेट विद द aqueous solution of AgNO3। देखिए इसको, aqueous solution of AgNO3, तो 1 by 1 कंसीडर करते हैं कि Ag प्लस के AgNO3 के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो क्या क्या रिएक्शन हो सकता है। देखो तो पहला केस है H2 माइनस सल्फाइड दिया गया है, तो ये फॉर्म करेगा Ag2S, लेकिन ये व्हाइट नहीं होगा, ये ब्लैक 50 फॉर्म करेगा, दिस विल बी ब्लैक 50, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता, हम लोग को चाहिए व्हाइट 50। देन बाइसल्फाइड दिया हुआ है SO3 माइनस, बाइसल्फाइड भी अगर कंसीडर किया जाए दिस इज गोइंग टू बी व्हाइट, व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा, इसको आप ले सकते हो। देन सल्फाइड दिया हुआ है SO3 माइनस, सल्फाइड के केस में भी सेम कहानी, इट इज गोइंग टू गिव व्हाइट 50, इसको भी कंसीडर किया जा सकता है। थायोसल्फेट दिया हुआ है H2O3 माइनस, ये भी केस वैसे ही होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, थायोसल्फेट का, सिल्वर थायोसल्फेट। देन एसीटेट की बात करें तो एसीटेट भी व्हाइट कलर आपको सॉलिड दे देगा, व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट दे देगा, CH3CO, ये आप ऐसे लिख सकते हो, व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट। देन Cl माइनस, ये तो वेल नोन, हम लोग को पता है कि AgCl फॉर्म करता है कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, देन I माइनस की बात करें, ये भी ले लो, ये करेक्ट कंसीडर कर सकते हो। I माइनस की बात करें तो AgI फॉर्म करता है जो कि पेल येलो प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, वैसे ही हम लोग बात करें बोरेट का, तो बोरेट कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, दिस इज गोइंग टू बी द कलरलेस सॉलिड, जो बीड बनाएगा, जैसे सिल्वर का बीड बनेगा बोरेट का, सिल्वर बोरेट गोइंग टू बी द कलरलेस। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो 1 2 3 4 5, 5 is the cases where we can see white precipitate on the treating with the aqueous solution of AgNO3, 5 cases is there। तो ये रहा हम लोग का पेपर नंबर 1। पेपर 2 को भी आपको देखना है, पूरा पेपर आपको जो है देखना है कि कहाँ पे जो है आप गलती कर रहे हो, बिकॉज इसमें मिक्स क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आप कर सकते थे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे डिफिकल्ट भी प्रॉब्लम इन्होंने रखा हुआ है थोड़े से स्लाइडली, राइट। बट जो है आपका जो मेजर था कि इसमें स्कोरिंग है, उस क्वेश्चन को निकालो जहां से आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, ये बेस्ट टाइम है कि आप जो है उन चीजों पे फोकस करो जहां से आपको मार्क्स इजीली मिल सकता है। ठीक है, वहां पे फोकस करके वहां से मार्क्स निकालो। जैसे ये केस देखो, यहाँ पे इजीली आप जो है देख सकते थे, ये बहुत बड़ा डिस्कशन का पार्ट बना होगा, जब हम लोग 11th में ही डिस्कस किए होंगे इस चीजों को कि जो है कहाँ पे प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होगा, कहाँ पे माइनस एम इफेक्ट होगा, ये सभी डिस्कशन का पार्ट बना था, मेसोमेरिक इफेक्ट या जो भी है। तो ये आप देख लो कि कहाँ पे आपने मिस्टेक किया है, उन पॉइंट को नोट डाउन करो, उस क्वेश्चंस को नोट डाउन करो और जो है फिर से ट्राई करो उस चीज को। ठीक है, तो मिलते हैं पेपर 2 के साथ में। ठीक है, अच्छे से लिखो आप, पेपर 1 जो है आपने किया है, पेपर 2 भी जो है देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, थैंक यू।